नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भक्तिकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कवि में रहीमदास जी को आप सबके लिए लेकर आए हैं। यूट्यूब पर शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस तरीके से थ्योरी क्लास के माध्यम से आपको सारे टॉपिक कवर करा रहा है। इस थ्योरी क्लास के कंप्लीट होने के बाद एक एक कवि से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है सबका प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह पहले की वीडियो अवश्य देख ले। इसी तरीके से एक एक कवि को कंप्लीट कराया गया आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए रहीमदास जी को। रहीमदास जी का नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीमदास जी का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1627 में चित्रकूट में हुई थी। रहीमदास जी के पिता बैरम खां थे और ये अकबर के आश्रयदाता थे। अकबर इनके आश्रयदाता थे, मतलब अकबर दास जी के संरक्षण में ये रहते थे। रहीमदास की रचनाएं बहुत बारीक से देखिएगा। रहीमदास की रचना बरयू नायिका भेद है, सिंगार सतसई है जिसे आप रहीम दोहावली या सतसई के नाम से भी जानते हैं, सिंगार सोरठा है, मद नास्टक है, नगर शोभा है, खेल कौतुकम है, रास पंचायत है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। रहीमदास मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबर दरबार के हिंदी कवियों में ध्यान दीजिएगा, अकबर दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव मंडल, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। चलिए देखते हैं इनकी प्रशंसा की है। रहीमदास का अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृति व ब्रजी एवं अवधी पर समान अधिकार था। इस चीज़ को गौर करिएगा कि रहीमदास जी का किस भाषा पर समान अधिकार था। चलिए देखते हैं रहीमदास जी का किस भाषा पर समान अधिकार था। तो इनकी एक नहीं ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिसका प्रयोग रहीमदास जी ने किया है। मैं आपके लिए अंडर मार्क कर दे रही हूँ जिससे आपको कोई दुविधा ना हो। चलिए आगे देखते हैं। रहीमदास जी के पिता बैरम खां थे, उनके आश्रयदाता में रहते थे अकबर के। रहीमदास जी की रचनाएं बरयू नायिका भेद है, सिंगार सतसई है जिसे आप रहीम दोहावली या सतसई कहते हैं, श्रृंगार सोरठा है, मद नास्टक है, नगर शोभा है, खेल कौतुकम है, रास पंचायत है। अब आपको बारीकी से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से बने। क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना और आगे भी बने हैं तथा बनते रहेंगे। रहीमदास जी मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। अकबर दरबारी के हिंदी कवियों में इनमें महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव मंडल, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। रहीमदास जी का अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, ब्रजी व अवधी पर समान अधिकार था। यदि ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेंगे कि रहीमदास जी का किस भाषा पर समान अधिकार था। तो रहीमदास जी की कोई एक भाषा नहीं थी, बल्कि उन्होंने ऐसी बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया। देखिए जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, ब्रजी आदि भाषाओं के ये ज्ञाता थे। चलिए आगे देखते हैं। वे हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध से। आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि रहीमदास जी हिंदी साहित्य में किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो आपको इसका आंसर करना था वह नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए आगे देखते हैं। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि रहीमदास जी किस शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। आगे देखते हैं। भरतपुर के पंडित मायाशंकर याज्ञिक ने सर्वप्रथम रहीमदास की रचनाओं की खोज की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आपसे प्रश्न ये बनेगा कि रहीमदास जी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया गया है,
तो रहीमदास जी की 5 रचनाओं का उल्लेख किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। वो 5 रचनाएं देखिए, रहीमदास जी की 5 रचनाएं कौन कौन सी है, ये सारी आपको याद रखनी। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। वो 5 ग्रंथ कौन से हैं? रहीम दोहावली या सतसई, बरियो नायिका भेद, सिंगार सोरठा, मद नाटक, रास पंचाध्याय तथा खेल कौतुकम को उन्होंने फारसी भाषा की खिचड़ी कहा। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इन इतनी सारी रचनाओं में से कोई एक रचना दी जाएगी और उसमें से ये पूछा जाएगा कि रहीमदास जी ने इस ग्रंथ को किस भाषा की खिचड़ी कहा या किस भाषा में रचित किया है, तो आपको बताना फारसी भाषा में। रहीम दोहावली में 300 दोहे ब्रज भाषा में रचित है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि रहीम दोहावली में कितने दोहे हैं और किस भाषा में रचित है, तो रहीम दोहावली में 300 दोहे हैं जो कि ब्रज भाषा में रचित है। नगर शोभा व बरियो नायिका भेद रहीमदास के नीति निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं। आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि नगर शोभा व बरियो नायिका भेद रहीमदास जी के किस प्रकार के ग्रंथ हैं? नीति निरूपण, रीति निरूपण, सिंगारिक निरूपण या अलंकारिक निरूपण। तो आपको बताना नगर शोभा व बरियो नायिका भेद रहीमदास जी के जो है नीति निरूपक संबंधी ग्रंथ हैं। नगर शोभा में 144 दोहे हैं। नगर शोभा में 144 दोहे, ये भी अंडर मार्क आपको करना है। इनमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का सिंगारिक वर्णन तथा नगर शोभा में किसका वर्ण विषय बनाया गया या किसको वर्ण विषय बनाया गया है, तो आपको बताना विभिन्न जाति की स्त्रियों के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में? नगर शोभा में। आपसे प्रश्न इस प्रकार से बनाएगा कि नगर शोभा का वर्ण विषय क्या है, तो आपको बताना नगर शोभा का वर्ण विषय विभिन्न जातियों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से भानुदत्त की रसमंजरी ग्रंथ के आधार पर हुई है, मतलब बरियो नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की गई है, तो आपको ये बताना कि बरियो नायिका भेद की रचना जो है भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम नायिका भेद संबंधी ग्रंथ तथा बरियो नायिका भेद जो है किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। इनमें भिन्न भिन्न नायिकाओं के उदाहरण दिए गए हैं। सिंगार सोरठा में सिंगार रस से संबंधी 6 सोरठे प्राप्त होते हैं, किंतु अभी तक यह प्राप्त नहीं हो सके। मदनाष्टक संस्कृत और खड़ी बोली मिश्रित शैली में लिखा ग्रंथ है। आपसे ये प्रश्न पूछेगा मदनाष्टक किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है, तो आपको बताना है संस्कृत और खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा? मदनाष्टक। चलिए आगे देखते हैं। इसका वर्ण विषय कृष्ण की रासलीला तथा मदनाष्टक का वर्ण विषय क्या है? श्री कृष्ण की रासलीला है। याद रखिएगा, मदनाष्टक का वर्ण विषय क्या है? श्री कृष्ण जी की रासलीला है। इसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया। मदनाष्टक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा गया है। अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि खेल कौतुक जातकम किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। चलिए आगे देखिए। रहीम लिखित रास पंचाध्यायी का भी उल्लेख मिलता है, किंतु यह रचना प्राप्त न हो सके। भक्तमाल में इनके विषय में 2 पद उद्धृत है। रहीमदास ने बाके आत बाबरी नाम से बाबर लिखित आत्मचरित का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद भी किया है। रहीम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, ये देखते हैं। रहीमदास अपने समय के कण थे। तुलसी के वनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी फारसी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के पद नहीं, उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का
प्यारा कवि होगा। बरयू नायिका भेद में जो मनोहर और झलकते हुए चित्र हैं वो भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं, उनमें भारतीय जीवन के सच्ची झलक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है रहीमदास जी के बारे में। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूरी लाइन याद करना तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ वर्ड याद करके इस परिभाषा को अपनी स्मृति में सेव किया जा सकता है। तो जैसे आप इसमें से कुछ वर्ड याद कर लीजिए, जैसे उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांकता रहा है, कल्पना के झूठे खेल नहीं, इस प्रकार से कुछ वर्ड जैसे भी आप याद कर सके अपनी मेमोरी में इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए इनकी पंक्तियां जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं तथा पेपर में पूछी जाती हैं और जाएंगी भी। आगे देखिए इनकी पंक्तियां। तबहि लो जीवो भलो देव होत न धीम, जग में रहिबो कुचित गति उचित न होत रहीम। आगे देखिए चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परित है सो आवत यही देश। रीवा नरेश को रहीमदास जी का यह दोहा है। क्या कहते हैं, चित्रकूट में ही रीवा नरेश जाकर रम गए हैं, जो कि अवध के नरेश हैं, चित्रकूट में जाकर रम गए हैं। या अपने देश तभी आते हैं जब पर इनकी कोई आपत्ति आती है। आगे की पंक्ति देखिए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत से एग्जामों में पूछी गई, इसलिए इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, धूर धर तनि शीस पे कहूँ रहीम के हितकाज, जेहि रजमुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। आगे देखिए, बरयू नायिका भेद की ये लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजय डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। बिल्कुल सही बात है, जब छोटे से काम बन जाएगा तो बड़ा की क्या आवश्यकता है। आगे देखिए, भोरही बोल कोयलिनी बढ़ावत ताप, घड़ी एक भरी अलिया रहो चुपचाप। कलित ललित माला व जवाहिर जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। काटी तट बीच मेला इत सिल नवेला। ये मदनाष्टक की पंक्ति है जिसको अभी आपने ऊपर पढ़ा है। आगे देखिए, उत्तम जाति है ब्राह्मणी देखत चित लोभाए, परम पाप जल में हरस परसत बाके पाए। ये नगर शोभा से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान अवश्य रखिएगा इन सब पंक्तियों को। आगे देखते हैं हम, इनकी कुछ लाइनें और हैं जो बाकी हैं अभी। चलिए इनके कुछ लाइनों को अभी हम लोग देखते हैं। जाती होती सखी गोइन में, मन मोहन की लखी ही ललचानो, बिसरत नाही सखी उमो मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से वो हमें अब भूलते नहीं हैं। जो 84 लाख लख में मनुष्य देते हुए दुर्लभ जग में सने, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन ये प्राप्त होते हैं दुर्लभ जग में सने, लेकिन फिर भी आकर मानव इस संसार में वो सारे अनुचित कार्य करता है जो इस व्यक्ति को इस रूप में नहीं करना चाहिए। तो रहीमदास से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो मैंने सारे आपको इस थ्योरी क्लास में दे दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है प्रश्न बनाने में तो कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में इनसे बनने वाले एक एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव करा दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सराहनीय लगे, क्योंकि हमें नहीं लगता यूट्यूब पर कोई इस तरीके से कंप्लीट क्लास आपको करा रहा है, जिसको भी देखो वो कुछ प्रश्न के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करा रहा है। तो यदि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सराहनीय लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।